नमस्कार, बड़ी बहस लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ अमृता चौरसिया। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन और बड़ी बहस में आज एक बहुत ही अहम मसले पर चर्चा करेंगे। एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर अब हरियाणा विजिलेंस ब्यूरो का शिकंजा कस गया है। एनएचएम में गड़बड़ी की शिकायत और भारी अनियमितताओं की आशंका के बाद स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चिट्ठी लिखकर विजिलेंस जांच की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री ने मुहर भी लगा दी है, यानी कि अब इसकी जांच विजिलेंस ब्यूरो करेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एनएचएम के अफसरों ने घोटाला किया है? क्या विजिलेंस जांच में आ पाएगा घोटाले का पूरा सच? एनएचएम में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए सूबे के मुखिया मनोहर लाल खट्टर ने स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सिफारिश पर अमल करते हुए विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री को उम्मीद है कि इस जांच में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। क्या एनएचएम में हुआ घोटाला? किसने किया एनएचएम में घोटाला? क्यों संदेह के घेरे में हैं एनएचएम के अफसर? क्या विजिलेंस जांच में आएगा पूरा सच? तारीख 14 मई 2015, जगह पंचकुला का एनएचएम मुख्यालय, वक्त दोपहर 1 बजे। पंचकुला के इस एनएचएम मुख्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अचानक यहां पर आकर फाइलें मांगनी शुरू कर दी। एनएचएम के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। पिछले महीने की 14 तारीख को जब पंचकुला के सेक्टर 2 में बने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्यालय पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का अचानक दौरा हुआ तो ऐसा लगा जैसे वहां अधिकारियों को सांप सूंघ गया। एनएचएम के दफ्तर में अनिल विज की आहट के बाद जैसे अफरा तफरी मच गई। और सारे यमुनानगर ने लिखा हुआ है, अंबाला ने लिखा हुआ है, सब सीएमओ लिख के भेज रहे हैं कि ये मेडिसिन खराब हैं, इनके सैंपल खराब हैं, ये सब स्टैंडर्ड की हैं। And you are doing nothing. निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने एनएचएम ऑफिस की हर ब्रांच की फाइलों को देखा और चेकिंग के साथ साथ हर शाखा का हाजिरी रजिस्टर भी चेक किया। चेकिंग के दौरान अनिल विज ने हर शाखा की सीट पर जाकर वहां के कर्मचारियों से उनकी कार्यप्रणाली और फाइलों के बारे में पूरी गंभीरता से पूछा और इस दौरान गड़बड़ी पाए जाने पर कर्मचारियों की इसी वक्त झाड़ भी लगाई। जांच के दौरान बच्चों के लिए खरीदी गई 12 करोड़ 27 लाख 9,200 टेबलेट्स के बारे में यह तथ्य उपलब्ध नहीं था कि कितनी गोलियां बांटी गईं और कितनी बच गईं। बची हुई गोलियों का क्या हुआ और उनमें से कितनी एक्सपायर हो गईं। केवल अंबाला सीएमओ ने एंटी हीमोफीलिया फैक्टर के इंजेक्शन की मांग की थी, जबकि एनएचएम के अफसरों ने 2.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन खरीद डाले। इनकी किन किन जिलों में खपत हुई इसका कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। साल 2012 के दौरान मातृ मृत्यु दर में सुधार लाने के लिए 23 करोड़ रुपए की दवाइयां खरीदी गईं। इसमें कितना सुधार हुआ और दवाइयों का वितरण कैसे किया गया इसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। साल 2015 में मुंबई की एक फर्म से करीब 1 करोड़ रुपए के एंटी रेबीज वैक्सीन ऑयल खरीदे गए। इनकी लेबोरेटरी जांच का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इन्हें सीधे ही वेयर हाउस के स्टॉक में ले लिया गया। जांच में भारी अनियमितताएं पाए जाने के बाद अनिल विज ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस पूरे मामले की विजिलेंस इंक्वायरी कराने की सिफारिश की थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एनएचएम मामले की जांच स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को दे दिया। भिन्न दफ्तरों की चेकिंग करते हुए एक दिन मैं एनआरएचएम के दफ्तर में गया और वहां पर जो मैंने औचक निरीक्षण किया, तो अब सारी फाइलें तो मैं नहीं देख सकता, सारा रिकॉर्ड मैं नहीं देख सकता, लेकिन अलमारी में से एक फाइल निकाली, दूसरी से दूसरी निकाली, जितनी अलमारियां फाइलें मैंने निकाली उन सब में बहुत बड़ी धांधली नजर आ रही थी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि एनएचएम में काफी अनियमितताएं हुई हैं। ऐसे में विजिलेंस जांच के बाद एक बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को लिखा था कि इसकी विजिलेंस की जांच कराएं और अब उन्होंने जांच के आदेश जारी कर दिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बहुत बड़ा घोटाला इसमें से निकलेगा। बहरहाल स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी के बाद सीएम ने एनएचएम में गड़बड़ी की विजिलेंस जांच के आदेश तो दे दिए हैं। अब देखना है कि हरियाणा के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर स्वास्थ्य मंत्री की आशंका कितनी सच साबित होती है। फोकस हरियाणा के लिए पंचकुला से उमंग शिवराण की रिपोर्ट।
जी हाँ, तो पंचकुला के एनएचएम मुख्यालय पर स्वास्थ्य मंत्री का छापा और उसके बाद से वहां के अधिकारियों के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसके बाद जब एक एक करके फाइलें तह दर तह खुलती हैं और जिस घोटाले की बू स्वास्थ्य मंत्री को आती है, उसके बाद वो चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्री को कि इसकी जांच की जाए और अब उसकी स्टेट विजिलेंस से जांच के आदेश जो हैं वो मुख्यमंत्री की ओर से दिए जा चुके हैं। तो एक बड़ा घोटाला, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है इस घोटाले की, उसके डेटास भी हमारे पास हैं, हम आपको आगे भी दिखाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या सच में ये घोटाला हुआ है, और अगर हुआ है तो उसके पीछे किन लोगों का हाथ है। चलिए अब सीधा रुक करते हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए एक पैनल यहाँ पर मौजूद है। राजीव जेटली जी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। नोएडा स्टूडियो में स्वागत है आपका। बीबी बत्रा कांग्रेस के नेता हैं, आपका स्वागत है। साथ ही सतवीर चौधरी हैं, एक्स डीजी हैं हेल्थ के, हरियाणा चंडीगढ़ से, आपका भी बहुत स्वागत है। अशोक शेरवाल प्रवक्ता हैं इंटरनेशनल लोकदल के। सभी खास मेहमानों का स्वागत। और सबसे पहले बीबी बत्रा जी, मैं आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगी इस पर कि जिस तरीके से ये घोटाले की बात सामने अब आई है, स्वास्थ्य मंत्री अब इसे कहने एक बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी अब स्टेट विजिलेंस जांच के आदेश भी दिए जा चुके हैं। और ये घोटाला अब नहीं हो रहा है, तब से हो रहा है जब आपकी सरकार थी वहां पर, लेकिन जांच के आदेश अब दिए गए हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। अमन जी, जितने तक तथ्य सामने ना आए उस बात को आप घोटाला नहीं कह सकते। और विज साहब तो हर एक बात को ही घोटाला कहते हैं, ये कुछ बात है। घोटाला में कोई तथ्य सामने आए किस बात के लिए है, कोई पॉलिटिकल आदमी इन्वॉल्व था क्या, कोई डिपार्टमेंटल एरर है, कोई ऑडिटर्स के ऑब्जेक्शन है, क्या परचेज हुई है नहीं हुई है, पैसा यूटिलाइज हुआ है अनयूटिलाइज हुआ है, मैनी थिंग्स आर टू बी सीन एट द फेस ऑफ इट। इमीडिएटली आप कह दो इस बात के लिए कि घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। इफ मिनिस्टर इन हिज प्रोरोगेटिव has asked the chief minister to make the vigilance inquiry, let them make the vigilance inquiry. Government has all the prerogative to make the vigilance inquiry, but there should be prima facie the things. And if the government sees that there is some scandal, why the government is going for a vigilance inquiry? Why the government is not lodging the FIR against the erring person? ठीक है, तो सीधी सी बता साहब, तो जिस ये बात है का कि आपने विज जिक्र साहब किया तो उस एक बात से बात हम को भी इत्तेफाक रखते हैं घोटाले कि की बात शुरुआती और इस दौर बात में पे विज साहब अभी को तो चीजें जो, डेवलप होंगी और कहना जांच है में या कई सारी मुख्यमंत्री चीजें ने निकल कर अपना सामने आएंगी। लेकिन क्या सतवीर कहूंगा, चौधरी रोज साहब, की बातें आपके सामने चूंकि आती वो रहती एक्स डीजी हेल्थ है हरियाणा के, उनसे एक चीज हम समझना चाहेंगे। सतवीर साहब, पूरा प्रोसेस जरा हमें समझाइए कि चीजें किस तरह से डेवलप होती हैं, जो दवाइयों की खरीद है वो किस तरीके से होती है और कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो पूरा तरीका होता है, क्योंकि यही विजिलेंस के जांच के दायरे में भी यही चीजें रहेंगी। रिकॉर्ड में यही सारी चीजें नहीं है कि दवाइयों को खरीदने का किस तरीके से कोई टेंडर निकलता है, क्या होता है, तभी हम इसको घोटाले का नाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ये तमाम चीजें हैं, थोड़ा सा हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि प्रोसेस आखिर होता क्या है। साकेत जी बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो बत्रा साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं छोटी टिप्पणी दे दूं। बत्रा साहब इस मामले को बहुत लाइटली ले रहे हैं। एक पुरानी कहावत है कि अगर प्याऊ में भी घोटाला होने लग जाए, मंदिर में भी घोटाला होने लग जाए, दवाइयों में घोटाला होने लग जाए या शिक्षा में घोटाला होने लग जाए तो ये शर्म की बात है अगर ये हुआ है तो। जी। पुराने लोग ये कहते हैं कि PWD है, फूड सप्लाई है, पुलिस है, कुछ ऐसे महकमे हैं इनमें घोटाले हो जाते हैं। लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य में घोटाले हों, वो भी ऐसे घोटाले, भाई जैसे कि आपने रिपोर्ट में बताया 23 करोड़ की दवाइयां ऐसी खरीद ली गई जिनकी टेस्ट नहीं हुई, 2.5 करोड़ के इंजेक्शन खरीदे गए जिनको बिना टेस्ट करे आगे भेज दिया गया, किसी में डिमांड नहीं आई, किसी में कुछ नहीं आया। लेकिन बत्रा साहब की एक बात से मैं सहमत हूँ, FIR दर्ज होनी चाहिए। जब मंत्री जी ने खुद ये पाया है कि फलां फलां रिकॉर्ड में गड़बड़ हैं, उन आदमियों को तुरंत निलंबित कर देना चाहिए जी। क्योंकि फाइल को देखने से तुरंत पता लग जाता है एक मंत्री से बड़ा कौन होगा। जिन्होंने खुद एक गलती पाई है तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को, कर्मचारियों को निलंबित कर देना चाहिए था। उसके बाद CM को लिखना चाहिए था। और दूसरी बात यह है कि CM को लिखने के बाद 30 दिन के बाद अप्रूवल आ रही है। 30 दिन में तो रिकॉर्ड में पता नहीं क्या क्या बदलाव हो जाता है, छुपाई जाती हैं बातें। जी सतवीर जी, इन तमाम चीजों का जवाब हम राजीव जी से लेना चाहेंगे, लेकिन अब मुझे जो आपसे मैं समझना चाह रहा था वो ये कि पूरा तरीका कैसे क्या होता है, जब दवाइयों के किस तरीके से खरीद टेंडर निकलता है नहीं निकलता है, क्या प्रोसेस होता है, ये जरा समझाइए तो हमें भी और दर्शकों को भी थोड़ी आसानी होगी।
अनफॉर्चुनेटली जी ये जो खरीद की जाती है जी। वहां पर डॉक्टर नहीं बैठे हैं, वहां पर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं और लोग बैठे हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल से डिमांड मांगी जाती है जी। इस चीज की जरूरत है या नहीं। जी, जी। आमतौर पे क्या होता है, जरूरत किसी और चीज की होती है और खरीद कोई और चीज ली जाती है। आप अच्छी तरह समझते हैं कि और क्यों चीज खरीद ली जाती है। जी। इसलिए खरीद ली जाती है कि उसमें शायद उनका मार्जिन ज्यादा होता हो, शायद कोई भाई भतीजावाद होता हो, शायद किसी पॉलिटिशियन का इंटरेस्ट होता हो, वो चीज खरीद ली जाती है जिसकी सचमुच जरूरत नहीं होती। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, बाद में वो दवा, चाहे वो छिड़काव की दवाई है, चाहे मलेरिया की दवाई है, चाहे मरीज के खाने की दवाई है, बाद में वो दवाई किसी काम नहीं आती, एक्सपायर हो जाती है। तो दो तरह से नुकसान हो रहा है। एक तो फालतू में दवाई खरीदी गई महंगी, दूसरी वो ऐसी दवाई खरीदी गई जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। ठीक तो है। ये सारे घोटाले की बहुत अच्छा हुआ है कि विजिलेंस जांच हो गई है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एफआईआर भी दर्ज हो जानी चाहिए थी। और जो प्रथम दृष्टया जो लोग इनको नजर आ रहे थे कि इन्होंने घोटाला किया है, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय बार बार कह रहे हैं कि ये गलती हुई है, ये गलती हुई, गुस्से में अफसरों को डांट भी रहे हैं। जब वो डांट भी रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, तो कोई ना कोई सस्पेंशन, कोई ना कोई कार्रवाई तुरंत बिल्कुल हो उन जानी अफसरों के चाहिए। खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? राजीव जेटली जी, ये सवाल हैं जो आपसे बनते हैं। पहला सवाल यही कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? सीधे स्टेट विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं, 30 दिन बाद उसकी अप्रूवल मिली। ये जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब आपसे चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है, जैसे बत्रा साहब कह रहे थे कि डिपार्टमेंटल क्या कमियां रही हैं उसके बारे में पहले चर्चा होनी चाहिए। जैसा अभी डीजी साहब ने भी बताया, एक्स डीजी साहब ने, जो परचेज कमेटी होती है, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन है कांग्रेस पार्टी के वक्त में, और मैं खुद मौजूद रहा हूं एक ऐसे टेंडर में, परचेज कमेटी में इनके फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठा करते थे। चट्टा साहब को मैंने खुद देखा है मेडिसिन के ऊपर नेगोशिएट करते हुए। तो इसका मतलब डायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व रहते थे परचेज कमेटी में। अब पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व हैं और किस तरीके से ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियन के बीच में कोऑर्डिनेशन रहा उस प्रोक्योरमेंट को लेकर, बावजूद उसके जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, उन्होंने कहा कि जब जिले के सीएमओ लिख रहे हैं कि ये दवाई उपयुक्त नहीं है, ये हमें नहीं चाहिए, जब जिले के सीएमओ लिख रहे हैं कि जो बैंडेज आ रही है वो अप टू द मार्क नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, बावजूद उसके आप प्रोक्योरमेंट उन्हीं दवाइयों की, उन्हीं बैंडेजेस की करते चले जा रहे हैं। और दूसरी बात, मेडिसिन कंपनियां अपना खुद सर्टिफिकेट दे रही हैं कि हमारी दवाई की क्वालिटी क्या है। मतलब ये टेंडर की एक रिक्वायरमेंट होती है कि टेंडर में जो स्पेसिफिकेशन होती है वो सरकार बनाती है, यहां पर अपना एक सर्टिफिकेट कंसेंट देकर अपनी दवाइयों को बेचा जा रहा है। कितना भद्दा मजाक ये आप देखिए यहां पर हो रहा था। क्यों नहीं हुई? मैंने आपको बताया, ये पूरा जो आप कहते हैं एफआईआर में, हम कहते हैं विजिलेंस इंक्वायरी। एफआई और विजिलेंस इंक्वायरी में फर्क क्या है? पहले डिपार्टमेंट लेवल पर ये देखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के कौन कौन से ऐसे मंत्री थे जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। आपने जो रिपोर्ट जो देखी आपने अभी जो रिपोर्ट देखी गई है, उस रिपोर्ट में हमने ये देखा कि अनिल विज साहब बहुत भड़के हुए थे, जो तमाम डॉक्टर्स वहां पर थे, जो तमाम चीजें हो रही थी, वहां पर भी किसी तरह के कोई एक्शन लेते हुए नहीं। मैन इन एक्शन कहा जाता है, मिनिस्टर इन एक्शन अनिल विज को आप लोग भी कहते हैं, मीडिया ने भी ये नाम दिया है उनको, तो फिर वहां पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। सुमन जी, जो कार्रवाई होती है वो डिपार्टमेंटल लेवल विजिलेंस वाले करते हैं। एक्शन का मतलब डंडा लेकर खड़े होकर वहां पर अगर वो लड़ाई करते, उसे हम कार्रवाई का नाम नहीं दे सकते। एफआईआर दर्ज करवाने को भी कार्रवाई का नाम नहीं दे सकते। सबसे पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए कि क्यों इनकी प्रोक्योरमेंट की गई थी, कहां से प्रेशर था, क्या वजहें थी, वो दवाइयां लोगों तक पहुंची कि नहीं पहुंची, उसको रिसीव भी किया गया कि नहीं किया गया। हो सकता है वो दवाइयां खरीदी ही ना गई हो, उनके बिल आए हो। जब दवाई खरीदी नहीं जाएगी तो बेची कहां, उसको आगे नीचे पहुंचाया कैसे जाएगा? पहले इस पूरे घोटाले को अच्छी तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरिफिकेशन के बाद जो जो लोग नाम इसके बीच में आएंगे, अब ये कोई, आप ये देखिए, आपने दोषी पाया, आप ये देखिए, एक्शन लेना चाहिए। आप ये देखिए, मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, आपके पास आएंगे, चूंकि एक शॉट में हमें आप ये देखिए 200 करोड़ 250 करोड़ की दवाइयां खरीदी गई। 250 करोड़ की दवाई की डिलीवरी कहां हुई, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। 250 करोड़ रुपए जो अदर एस्पेक्ट्स थे जिस पे खर्चा गया, जिसमें कुछ ऐसी रिक्रूटमेंट भी की गई जिन लोगों की वहां पर जरूरत नहीं थी, और जब ये बात उठी तो उनकी ट्रांसफर कर दी जाती है, उनको दूसरे महकमों में भेज दिया जाता है।
प्रथम दृष्टया जिसे दोषी पाया उस पर तो कम से कम एक्शन लेते। चलिए ठीक है, अशोक शेरवाल जी, आपसे सवाल ये है कि क्या लग रहा है आपको, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है या फिर सरकार ने सच में कुछ तथ्य निकाले हैं और वो सच में सीरियस है इस पूरे मुद्दे को सही तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए? निश्चित तौर पर आज ये बहुत बड़े मुद्दे पर हम आज डिस्कस कर रहे हैं। जिस प्रकार से एक्स डीजी साहब ने, सतबीर चौधरी जी ने कहा है कि घोटाले पीडब्ल्यूडी में या दूसरे डिपार्टमेंट में होते नजर आए हैं, लेकिन जब जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जाए, लोगों की जिंदगी के साथ ही खिलवाड़ किया जाए, मेडिकल के अंदर खिलवाड़ किया जाए, शिक्षा के अंदर खिलवाड़ किया जाए, तो प्रदेश के क्या हालात होंगे। हम पिछले 10 साल से कांग्रेस की जिस प्रकार से कारगुजारियां रही, निरंतर हम सड़कों पर जाकर के प्रदर्शन करते रहे कि हरियाणा प्रदेश के अंदर लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, घोटाले हो रहे हैं, और एक नजराना ये जो सामने आया है एक जीता जागता सबूत है। किस प्रकार से दवाइयां बिना रिपोर्ट के, बिना टेस्टिंग के, जिसकी दवाई ली गई है उसी की अपनी रिपोर्ट लगा दी गई है। जो भी दवाई देगा, जिस कंपनी की दवाई होगी वो अपनी कंपनी की ही रिपोर्ट लगा करके यदि दवाई दे रहा है, मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, तो ये मंत्री महोदय ने भी माना है कि किसी दूसरी लेबोरेटरी से टेस्ट होकर के ही मेडिसिन सप्लाई होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा गोलमाल इसके अंदर है, बहुत बड़ा घोटाला है, और 5000 करोड़ का ये घोटाला सामने आएगा। लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये संदेह के दायरे में जो आता है, 14 मई को ये अचानक यानी कि छापा मारा गया और इतना बड़ा तथ्य सामने आया, तो कहीं ना कहीं सस्पेंशन होनी चाहिए थी। 1 महीने के बाद आज विजिलेंस इंक्वायरी का आदेश दिए गए हैं। यही एक अहम सवाल है, और तो जिसका बहुत जिक्र कुछ सतबीर छेड़छाड़ चौधरी हो जी ने भी कहा कि 1 महीने में बहुत सारी फाइलें इधर की उधर हो जाती हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी को 1 महीने का वक्त क्यों लग गया, इस पर हम लौटेंगे, इस पर भी जवाब लेंगे। और बत्रा साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनसे भी पूछेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जैसे लौटेंगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और भी कई तथ्य हैं जो आपके सामने भी हम रखेंगे और भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।